लखनऊ के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हमने यहां प्रमाण पत्र भी दिए और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने एनआरएलएम को ही सौंप दिया है। आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हमने यहां प्रमाण पत्र भी दिए और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने एनआरएलएम को ही सौंप दिया है। 60,000 महिलाएं सीधे सीधे उसमें रोजगार पाई हैं। बैंकिंग की सुविधा के लिए बीसी सखी की कार्य योजना हमने प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हर गांव में एक बीसी सखी, वह गांव-गांव में लोगों के पैसे को बैंक में जमा करती है, किसी को निकालना उसके माध्यम से निकालती है और साथ साथ गांव की बैंक की समस्या का समाधान। लोग अपनी कहानी बोलें, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। जो भी पात्रता की श्रेणी में होगा हर पात्र व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस सरकार का संकल्प है। उसी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 762 से अधिक नगर निकायों में ये कार्यक्रम इस वीडियो वैन के साथ जगह जगह जाकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगी। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अभी तक बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां रही उनको एक बार फिर जनता के सामने रखा और साथ ही आयुष्मान जो कार्ड है उसका लाभ जिस तरह से लोगों को मिल रहा है और उसके बारे में भी बताया। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड और साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत में कई बड़ी सौगातें आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कार्यक्रम स्थल से विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये तस्वीरें और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संवाद करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो 2014 के बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश और साथ ही पूरा देश भर में बदलाव देखने को मिला है और भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके बारे में एक एक जानकारी और बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां रही इसके बारे में भी सीएम योगी ने बताया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट अनुदान पर चर्चा की जाएगी और योगी सरकार के अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल बजट पेश किया जिसमें कई नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया और इस अनुपूरक बजट में मौजूदा समय में चल रही योजनाओं के लिए 21,339 करोड़ 46 लाख रुपए के प्रस्ताव मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। बजट में अयोध्या को ठीक ठाक महत्व दिया गया है। नहीं तो हम तो अयोध्या को महत्व दे रहे हैं, काशी को महत्व दे रहे हैं, मथुरा को महत्व दे रहे हैं, विंध्याचल धाम को महत्व दे रहे हैं, नैमिषारण्य को महत्व दे रहे हैं। तीर्थ स्थलों का विकास करने से राज्य के विकास को बल मिल रहा है, पर्यटन धार्मिक दृष्टि से बढ़ रहा है, प्रयागराज के कुंभ की तैयारी हो रही है। यह सब इनको हजम नहीं होगा। इनको जवाहर यूनिवर्सिटी के लिए तो सरकारी खजाना खोल देंगे, लेकिन तीर्थ स्थलों के विकास में बाधा डालने का काम करते रहे। तो इनका जो चरित्र है वह प्रदेश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध रहता। धन्यवाद।
तो कल सदन में पेश हुआ था अनुपूरक बजट और दोनों सदनों में ये पेश किया गया, जिसके बाद में आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि किसानों का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए और साथ ही राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। तो इस बार का बजट कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि हर एक वर्ग को साधने की यहां पर कोशिश की गई है। हर एक वर्ग का यहां पर खास ख्याल रखा गया। खास करके किसानों की अगर बात कर ली जाए, गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी इसमें विशेष प्रावधान रखा गया है। तो एक बड़ी खबर और विशेष खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और साथ ही सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तो सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के लिए अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की जाएगी। और योगी सरकार के अनुपूरक बजट का इस बार जो आकार है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास रहेगा। आज जो कल बजट पेश किया गया था उस पर आज चर्चा होनी है और इससे पहले भी जो आकार है उसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार जो बजट का आकार है वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हर एक वर्ग को यहां पर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों का भी खास ख्याल रखा गया। तो आपको बता दें कि अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ रुपए का है। इससे पहले जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा इसका आकार है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था कल, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिनमें कई नई योजनाओं के भी प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट सदन में रख दिया गया है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। देखिए, अनुपूरक बजट कल प्रस्तुत हुआ है। ये हमारी विकास की गाड़ी को और आगे बढ़ाएगा और इसमें विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया है। खासतौर से जो विद्युत व्यवस्था और रोड्स, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। मेडिकल, जी हाँ, बजट एलोकेशन में, जी हाँ, हर क्षेत्र में जितनी जो भी आवश्यकताएं थी, आप किसी विषय पर बात करेंगे तो उसको, जैसे बिजली के बिल की बात कर रहे थे, उसमें पूरा व्यवस्था की गई कि बिजली के बिल माफ करने के लिए जो कहा गया था उसकी व्यवस्था भी की गई है। और हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि जो भी हमारा एजेंडा है और जो खास तौर से 70%, 80%, 90% तक योजनाएं पूर्ण हो चुकी थी, जो पूर्ण होने की स्थिति में है, उनको और आगे बढ़ाया जाए और इसमें 7,421 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को भी समावेश किया जाए। अनुपूरक बजट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी बयान सामने आए, वो भी आपको सुनाते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और पूरे हाउस का भी ये मानना है कि आज सरकार किसान के मुद्दे पर, आज सरकार गरीब के मुद्दे पर, आज सरकार महंगाई के मुद्दे पर और आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। किसान आत्महत्या कर रहा, 19 केसेस आए उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के, और आज एग्रीकल्चर के प्रश्न पर ये सवाल आज सरकार से हम करेंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार इन सारे मुद्दों पर फेल है। केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए और दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया। देखिए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, एमएलसी जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। सर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने 3 हफ्ते का वक्त और मांगा है, जिस पर कल वाराणसी कोर्ट में बहस पूरी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा और आज ये तय हो जाएगा कि एएसआई को और वक्त मिलेगा या फिर नहीं। व्यास जी तहखाने मामले में भी आज सुनवाई होनी है।
तो इससे पहले भी 2 बार एएसआई की टीम वक्त मांग चुकी है और एक बार फिर से यहां पर वक्त मांगने की बात सामने आई है। हालांकि आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि एएसआई को 3 हफ्ते का और समय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी वो पहले ही तैयार कर ली गई थी, जिसके बाद में अब इसे पेश करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। तो आज तहखाने मामले में भी सुनवाई होनी है। और लखनऊ में आज बीएसपी की बैठक चल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बैठक में पहुंची हैं और साथ ही यूपी और उत्तराखंड के सभी जिला अध्यक्षों के साथ में ये बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, तो मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय में बैठक इस वक्त चल रही है, जहां पर बीएसपी मुखिया मायावती सभी जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रही है। तो आपको बता दें कि बीएसपी की यह बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। इस पर चुनाव पर चर्चा होगी। जिस तरह से हमने बीते दिनों भी देखा कि कई राज्यों का दौरा भी मायावती ने किया और अब लोकसभा इलेक्शन को लेकर बीएसपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिस लिहाज से आज की यह बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। तो लखनऊ में ये बीएसपी की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद मायावती कर रही है और इसमें बाकी भी नेता जो कि समाज बीएसपी से जुड़े हुए हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय में ये बैठक चल रही है, जहां पर बीएसपी मुखिया मायावती ने सभी जिला अध्यक्षों की ये बैठक बुलाई है, जिसको वो खुद संबोधित कर रही हैं। तो आज आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी बीएसपी की, इस पर चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। तो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होना है, जिसको लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं बीएसपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है और इसी के चलते आज ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है, जिसमें लोकसभा इलेक्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बीएसपी मुख्यालय में ये बैठक इस वक्त चल रही है। तो कई बड़े मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी आज। हो सकता है कि मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी जानकारी दें। फतेहपुर में विपणन विभाग ने धान खरीद के लिए अलग अलग मंडी समिति में धान क्रय केंद्र खोला गया है, मगर किसानों के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी पोर्टल पर सत्यापन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों का धान 2 महीने से तौल के लिए अटका हुआ है। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई किसानों ने मामले की शिकायत जिला स्तर के अधिकारियों से भी की है। आपको बता दें कि अगर किसान मार्केट में धान बेचने जाते हैं तो फिर 1400 से 1600 के बीच ही उनको दाम मिल रहा है, जबकि सरकारी रेट ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल और जो कॉमन धान है वो 2183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पोर्टल पर सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अब अगर ऐसे में किसान बाहर जाकर मार्केट में बेचते हैं तो उनको नुकसान का सामना भी यहां पर करना पड़ेगा, उनको नुकसान होगा। तो इस बीच किसान काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। और अब खबर बरेली से है, जहां पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाली युवती के अपहरण के मामले में नया मोड़ आया है। इस पूरे मामले में अब एक नया वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो ने पुलिस की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अपहरण के आरोपों से घिरे युवती के परिजनों ने वीडियो प्रभारी निरीक्षक के पास में भेजा और वीडियो में युवती कह रही है कि उसकी विशाल से सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी और इसके बाद में उन्होंने शादी की थी। अब वो अपने पति के साथ में खुश नहीं है, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। परिजनों को उसने ही मोबाइल कॉल से बुलाया था और उसने परिजनों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि भोजीपुरा के विशाल सक्सेना का भदोही के खुशबू बानो से प्यार का ये मामला सामने आया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लिहाजा युवती ने अपने परिवार वालों को बताया कि विशाल से शादी कर ली है और युवती के घर वालों पर आरोप है कि जब से ये बात युवती के परिवार वालों को पता चली है तो उन्होंने घर जाकर युवती को उठा लाए हैं और इसके बाद में ससुराल वालों की तहरीर पर पुलिस ने युवती के भाई और साथ ही मां के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। लगाए गए हैं कि इनकी कुछ पक्षों को इनके परिवारजन जबरदस्ती हमारे यहाँ से लेकर चले गए हैं। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कि वह अपनी मर्जी से अपने परिवारजनों के साथ आई है, उसको किसी के द्वारा जबरदस्ती नहीं लाया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, विधिक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है।
यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।